नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन के बारे में कि रिजर्वेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आज हम रिजर्वेशन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी 2023 के अंदर सीएससी के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि 2 स्टेटमेंट आपके सामने दी गई थी और बताना था कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है, कौन कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यह आपके रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से पहले हम इसके पूर्ण रूप से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे कि क्यों है, क्या है और क्या होता है रिजर्वेशन। तो आपको पता लग गया कि क्यों पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको वीडियो अच्छी या बुरी लगती है तो अपना लाइक या डिसलाइक करके आप इसका फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जो रिजर्वेशन होता है तो वह क्या होता है। ठीक है जी। तो रिजर्वेशन जो होता है, कुछ पर्टिकुलर सीट्स को जो हम फैसिलिटेट कर देते हैं, एक्सेस दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को। कौन सेक्शन, किस किस सेक्शन में, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर इवन लेजिस्लेचर के अंदर भी कुछ सेक्शन को, सर्टेन सेक्शन को जब कुछ सीटें फैसिलिटेट एक्सेस दिया जाता है, उनको मतलब उनके लिए आरक्षित कर दी जाती है, उसको आरक्षण कहा जाता है। अब वो पर्टिकुलर सेक्शन को ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो ऐसे सेक्शंस होते हैं कि जो इतिहास से ही बहुत लॉन्ग टाइम से पिछड़े हुए आ रहे हैं, जिनका अन्याय हो रहा होता है, या जो बहुत बुरी तरह से पिछड़े हुए होते हैं, जिनको समाज ने अधिकार ही नहीं दिया कभी ऊपर उठने का। ठीक है। और सबसे बड़ा कारण क्या था इसका? एक एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है। ऐसी कास्ट जिनको कभी ना पढ़ने का अधिकार दिया गया, ना उनको कभी ऊपर उठने का अधिकार दिया गया, ना किसी और चीज़ का अधिकार दिया गया, ऐसे बैकवर्ड क्लासेस को जो हम समानता का अधिकार देने के लिए, ताकि वो भी समाज में सेम तरीके से जीवन व्यतीत कर सके जैसे कि और लोग करते हैं, तो उसके लिए रिजर्वेशन कंट्री के अंदर रखा जाता है। और यह एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि इससे समाज में समानता आती है। हर एक चीज़, हर एक इंसान को समान तरीके से जीवन जीने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। तो यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तौर के ऊपर हम लेते हैं। जो आपका रिजर्वेशन है ये गवर्न की जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के द्वारा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत संविधान जो है, हमारा भारत प्यारा भारतीय संविधान रिजर्वेशन को बैक करता है। ठीक है जी। अब जानते हैं कि रिजर्वेशन जो है उसका वो आखिरकार शुरू हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक पर्टिकुलर अपनी अब नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए हमारे को हिस्ट्री जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जो एक ख्याल आया कि हम कास्ट बेस्ड जो है रिजर्वेशन सिस्टम लाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है। तो ये विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले को 1882 के अंदर एक आइडिया आता दिमाग में कि चलो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम शुरू करते हैं। अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम क्यों? क्योंकि ऐसी कास्ट, बहुत सारी कास्ट उस टाइम पे भी थी जो पिछड़ी हुई थी। ठीक है जी। लेकिन रियलिटी में ये चीज़ें जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं वह इंट्रोड्यूस हुई थी 1933 के अंदर, जब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है जी, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की थी। अब कम्युनल अवार्ड क्या है? कम्युनल अवार्ड के तौर के ऊपर एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन और दलित के लिए, कि अलग से एक रिप्रेजेंटेटिव उनका ही, उनको ये अधिकार मिलेगा उनको वोट डालने का, ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। लेकिन बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट साइन किया जाता है, जिससे कि एक सिंगल हिंदू इलेक्टोरेट जो होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो है उनको एक पर्टिकुलर हिंदू में ही पर्टिकुलर एक सर्टेन सेक्शन को सर्टेन रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। ये पूना पैक्ट में ऐसी सी बात गांधी जी अम्बेडकर जी के बारे में हुई थी, बात बीच में हुई थी। ठीक है जी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरुआत में एससी और एसटी कैटेगरी, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन कैटेगरीज को, उन कास्ट को क्या किया गया था? उनको क्या दिया गया था? रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। शुरुआत में केवल उनको ही मिला था। लेकिन 1991 के अंदर एक ओबीसी कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी, जो मंडल कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया। ठीक है जी। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मंडल कमीशन क्या है। तो इसके बारे में भी समझ ही लेते हैं कि मंडल कमीशन क्या है। बिकॉज इन एग्ज़ाम you have to answer and you have to know all the statements.
ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है, लाइक कि कौन सी रिकमेंडेशन के तौर के ऊपर ओबीसी कैटेगरी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, तो मंडल कमीशन था भाई। ठीक है जी, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं कि मंडल कमीशन के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में मंडल कमीशन है क्या और यह क्यों बनाया गया था। ठीक है जी, तो आर्टिकल 340 जो है भारतीय संविधान के अंदर प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो एक कमेटी बना सकते, कमीशन बना सकते। तो उन्होंने एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया था 1978 के अंदर, दिसंबर 1978 के अंदर। कब बनाया था? दिसंबर 1978 के अंदर एक कमीशन बनाया था, जिसके चेयरमैन बनाया गया था बीपी मंडल को। ठीक है जी, तो इनको काम क्या दिया गया कि आपने डिटरमाइन करना है और डिफाइन करना है एक सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को हमारे भारत देश के अंदर। तो मंडल कमीशन को पता लगा, तो उन्होंने इंडिया का पॉपुलेशन देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन में कम से कम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 52% जो लोग हैं वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो उन्होंने 27% गवर्नमेंट जॉब उनके लिए रिजर्वेशन के लिए प्रस्ताव रखा था। तो उनको अब जो है 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी कैटेगरी को। उन्होंने इस कमीशन ने डेवलप किए थे कुछ 11 इंडिकेटर जो कि सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से रिलेटेड थे। 11 इंडिकेटर जिसके तौर के ऊपर उन किसी भी कैटेगरी को अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रखा जा सकता है। उन्होंने ना केवल हिंदुओं को बल्कि नॉन हिंदू थे जो उनकी भी क्या बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस को देखा, जैसे कि नॉन हिंदू जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के अंदर भी कितने लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं, उन्होंने उसका भी ब्यौरा दिया था। ठीक है जी, तो इन्होंने बताया कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की हैं वो कम से कम 3743 कास्टें जो है ओबीसी कैटेगरीज की है हमारे ऑल ओवर इंडिया में। और अंडर प्रिविलेज भी कुछ है जो डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी भी 2108 कास्ट्स आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगी। तो ये मंडल कमीशन की पूरी रिकमेंडेशन थी और उन्होंने पूरा डाटा भारत सरकार को दिया। ठीक है जी, फिर उसके बाद ही उन्होंने 27% का रिजर्वेशन 1991 के अंदर ओबीसी कैटेगरी को देना शुरू कर दिया था। इंदिरा साहनी केस जो 1992 का है वो बोलता है कि उन्होंने जो अपहोल्ड कर दिया 27% कोटा फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो 10% गवर्नमेंट जॉब आपकी रिजर्व होनी थी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को, हाई कास्ट की जैसे अनरिजर्व्ड कास्ट जितनी भी होती है उनकी, तो उसको उन्होंने स्टक डाउन कर दिया था। क्यों? और इसका कारण ये था क्योंकि रिजर्वेशन जो है 50% से अबव नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, अपहेल्ड किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि इंडिया की पॉपुलेशन का 50% जो है जो से ज़्यादा आप वो नहीं दे सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद एक कंसेप्ट आता, कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या है कि भैया ये प्रोविज़न देता है कि रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के अंदर कि जो रिजर्वेशन होगा इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए ही होगा और इसको अपन प्रमोशन के लिए नहीं लगाएंगे, कि प्रमोशन के लिए आप किसी को पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं देंगे, केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए होगा। फिर बाद में ऐसा होता है कि 103rd अमेंडमेंट आता है 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। तो 10% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आज के टाइम पे जो 10% रिजर्वेशन मिलता है, जनरल कैटेगरी के ऐसे लोग जो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनको 10% का रिजर्वेशन अभी भी मिलता है, 2019 के 103rd अमेंडमेंट से मिलता है। तो यहाँ से काम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तहत। ठीक है जी, इस एक्ट ने क्या किया था, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड किया था, इसमें नए क्लॉज को ऐड किया था जिससे कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया था। जब ये 10% रिजर्वेशन दिया गया था तो जो आपका क्राइटेरिया था या कैप थी रिजर्वेशन कैप की वो 50% से अबव हो गई। ठीक है जी, तो यह आप समझ सकते हैं। अब आर्टिकल 15 एंड 16 क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आर्टिकल 15 एंड 16 क्या है। तो हमारे फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो 14 से 18 तक आता है उसके अंदर ही आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 आता है। ठीक है जी, राइट टू इक्वालिटी। अब फंडामेंटल राइट की बात करें तो पार्ट 3 के अंदर आप जाएंगे भारतीय संविधान के अंदर, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर आपको हमारे फंडामेंटल राइट मिलेंगे। उसमें भी जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, उसके अंदर ही जो है हमारे आर्टिकल 15 और 16 आते हैं।
इनको अमेंड किया गया था। ठीक है जी, तो आप समझ चुके हैं कि 103rd अमेंडमेंट 2019 के अंदर 10% रिजर्वेशन भी दिया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार हमारे को क्या क्या पावर कहाँ कहाँ से मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। पार्ट 16 के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको SC और ST कैटेगरी के लिए सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड मिलता है। आर्टिकल 15(4) और 16(4) यह आपको स्टेट को 15(4) और सेंट्रल को आपका 16(4) की आपको रिजर्व करनी है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर सीट्स को रिजर्वेशन देना है SC और ST कैटेगरी को। ठीक है जी। उसके अलावा जब 77th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1995 के अंदर, उसके अंदर नया क्लॉज ऐड किया गया था 4A आर्टिकल 16 के अंदर, जिससे कि प्रमोशन के अंदर भी क्या बोलते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। यह उन्होंने एक नया एड ऑन किया था उसके अंदर। फिर लेटर उसके अंदर फिर से मॉडिफिकेशन हुआ था 85th अमेंडमेंट जब आया था 2001 के अंदर, तो इसमें क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी दी जाएगी SC ST कैटेगरीज को भी। फिर 2000 के अंदर एक 81st अमेंडमेंट जो होता है उसमें आर्टिकल 16(4)B ऐड ऑन किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, जिससे कि अनफिल्ड वैकेंसीज को ऑफ अ ईयर जो कि रिजर्व है SC ST कैटेगरी के लिए इन द सक्सीडिंग ईयर भी उनको वो चीज़ मिलेगी, इससे कि नलीफाई हो गया एक 50% रिजर्वेशन फिर से। ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि कौन से आर्टिकल से कौन सी शक्तियाँ मिलती है, तो आर्टिकल 330 शक्ति देता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को SC ST कैटेगरी को स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर, ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 330 देता है पार्लियामेंट के अंदर, 332 देता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व कर सकते हैं सीट्स को। मतलब आप किसी भी जो आपका मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनके लिए विधानसभा और आपके संसद में आपको पार्लियामेंट के अंदर सीट्स को रिजर्वेशन मिलता है। 243D आपको रिजर्वेशन देता है हर एक पंचायत के अंदर SC ST कैटेगरी के लिए। 233T जो आपको देता है म्यूनिसिपैलिटी के लिए देता है, और 335 ये बताता है कि SC ST कैटेगरी का क्लेम रखता है कि वो इन कंसिडरेशन तभी माने जाएंगे अगर एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हो कि नहीं हो, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी उनको, अपना कारोबार ठीक तरीके से करना पड़ेगा, वो चीज़ें। लेकिन अब एफिशिएंसी के बारे में कोई पर्टिकुलर ब्यौरा नहीं दिया गया है कि एफिशिएंसी एक्चुअली में है क्या। ठीक है जी, तो इसके बारे में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। हमने रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, तो अब हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, तो करते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ held in some judgment that the reservation policy made under Article 16(4) of the Constitution of the India would be limited by the Article 335 of the maintenance of efficiency of the एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी मैंने आपको लास्ट में ही अभी बताया कि आर्टिकल 335 ही पावर देता है, क्लेम करता कि मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना होता है। तो आर्टिकल 16(4) मैंने जैसे बताया कि रिजर्वेशन की बात करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यह मैंने बताया कि यह तो कहीं बताया ही नहीं है उसमें 335 के अंदर, बस ये बताता कि एफिशिएंसी को मेंटेन करके रखना है, लेकिन एफिशिएंसी को डिफाइन नहीं किया गया कि एफिशिएंसी क्या है क्या नहीं है। तो आपके सामने क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि स्टेटमेंट पहली तो सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तो जब पहली सही है दूसरी गलत है तो आप आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी, कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है जी। अब हिंदी में अगर आप इस क्वेश्चन करना चाहें कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों कि यह विचार किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाएगी आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। तो यह स्टेटमेंट सही है कि 16(4) के अंदर ही आती है और 335 इसको सीमित करता है, लेकिन प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं करता है आर्टिकल 335। तो स्टेटमेंट दूसरी गलत हो जाएगी, पहली सही हो जाएगी। ठीक है जी, आपको आंसर इसका यहाँ पे भी मिल जाएगा लास्ट में कि आंसर इसका सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपके सामने रखा था कि आर्टिकल 16(4)(a) के जो है आपको बताता है और ये लिमिट किया जाता है 335(2) के द्वारा। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाती है, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी बताया गया है, लेकिन एफिशिएंसी एक्चुअली में है क्या इस टर्म को डिफाइन नहीं किया है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। तो होप सो आपको रिजर्वेशन के बारे में पता लगा होगा, कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों किया जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है,
तो अच्छा लगा तो ठीक है, समझ आया तो भी ठीक है। वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।